हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की फिजिक्स। दोस्तों चैप्टर चल रहा था फिफ्थ। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं ऊर्जा के स्रोत चैप्टर में अगला जो टॉपिक है दोस्तों, उसमें बायोमास किस तरीके से बनाते हैं। तो आइए दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं, जैव मात्रा या बायोमास। तो दोस्तों यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे, जैव मात्रा या बायोमास। जैव मात्रा या बायोमास। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं जैव मात्रा या बायोमास किस तरीके से कार्य करता है। जो ईंधन जो ईंधन पादपों एवं जंतुओं के जो ईंधन पादपों एवं जंतुओं के उत्पाद होते हैं। जंतुओं के उत्पाद होते हैं। जो ईंधन पादपों एवं जंतुओं के उत्पाद होते हैं। इन ईंधनों के स्रोत को इन ईंधनों के स्रोत को जैव मात्रा जैव मात्रा या बायोमास कहते हैं। जैव मात्रा या बायोमास कहते हैं। यह ऊर्जा की नवीनकरणीय नवीनकरणीय यह ऊर्जा की नवीनकरणीय स्रोत की श्रेणी में आते हैं। स्रोत की श्रेणी में आते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इन्हें किस तरीके से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ डाल लेते हैं दोस्तों, इन स्रोतों से प्राप्त ईंधन के रूप में किस तरीके से इन्हें प्राप्त करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो पहला पॉइंट दोस्तों है, ये ईंधन अधिक ऊष्मा ये ईंधन अधिक ऊष्मा उत्पादन नहीं कर पाते हैं। उत्पादन नहीं कर पाते हैं। अधिक ऊष्मा उत्पादन नहीं कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। इन ईंधनों को जलाने पर इन ईंधनों को जलाने पर इन ईंधनों को जलाने पर अधिक धुआं उत्पन्न होता है। अधिक धुआं उत्पन्न होता है। दोस्तों ये ईंधन किस तरह के होते हैं, जैसे मवेशियों से गोबर में प्राप्त होता है, उस गोबर के दोस्तों जो कंडे यानी कि जो उपले बनाए जाते हैं, कंडों को क्या बोलते हैं, उपले बोलते हैं दोस्तों। तो उनसे जो उपले बनाए जाते हैं, जब उन्हें जलाते हैं तो उनमें क्या होता है, इनमें बहुत ज़्यादा अत्यधिक धुआं होता है। दोस्तों ऊष्मा तो उत्पन्न होती है, ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ में प्रदूषण अत्यधिक मात्रा में होता है, क्योंकि धुआं निकलता है तो उससे प्रदूषण होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला पॉइंट। अब लिखेंगे दोस्तों, इन ईंधनों की
इन ईंधनों की इन ईंधनों की दक्षता बहुत कम होती है। दक्षता बहुत कम होती है। तो दोस्तों इन ईंधनों की दक्षता कैसी होती है? दक्षता बहुत कम होती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट टॉपिक है जैव गैस। तो लिखेंगे दोस्तों, हेडिंग डालेंगे जैव गैस। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं जैव गैस क्या होती है। जीवों के अपशिष्ट, क्या लिखेंगे दोस्तों? जीवों के अपशिष्ट, जीवों के अपशिष्ट पदार्थ से उत्पन्न, पदार्थ से उत्पन्न। दोस्तों ये जीवों के अपशिष्ट का मतलब है दोस्तों, जो जीवों का अपशिष्ट होता है यानी कि जो गोबर होता है, उसी के पदार्थ से जो हम लोग क्या करते हैं, उपले बनाते हैं, कंडे बनाते हैं। और उसी से क्या होता है दोस्तों, जैव गैस बनती है, जिसे हम लोग बायोगैस बोलते हैं। बायोगैस संयंत्र लगाया जाता है दोस्तों, उसके द्वारा गैस बनाई जाती है। तो जीवों के अपशिष्ट पदार्थ से उत्पन्न होने वाली गैस, होने वाली उत्पन्न होने वाली गैस जैव गैस कहलाती है। उत्पन्न होने वाली गैस जैव गैस कहलाती है। क्या दोस्तों कहलाती है? जैव गैस कहलाती है। इसमें सामान्यतः इसमें सामान्यतः इसमें सामान्यतः मीथेन गैस इसमें सामान्यतः मीथेन गैस होती है। मीथेन गैस होती है जो बिना धुआं के जलती है, जो बिना धुआं के जलती है, जो बिना धुआं के जलती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं जैव गैस के उत्पादन। तो क्या हेडिंग डालेंगे? जैव गैस के जैव गैस के उत्पादन। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं जैव गैस के किस तरीके से उत्पादन होते हैं, इनका किस तरीके से हम लोग उत्पादन करते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे इसे ईंटों से बनी एक इसे ईंटों से बनी एक गुंबद जैसी गुंबद जैसी गुंबद जैसी संरचना वाले गुंबद जैसी संरचना वाले एक संयंत्र में गुंबद जैसी संरचना वाले एक संयंत्र में उत्पन्न किया जाता है। उत्पन्न किया जाता है। उत्पन्न किया जाता है। दोस्तों क्या करते हैं, इसका चित्र आप लोगों की स्क्रीन में आ रहा होगा, तो आप लोग स्क्रीन में चित्र देखकर स्क्रीनशॉट ले लें और उसी के साथ में चित्र को बना लें। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इसका निर्माण होता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं नंबर 1। तो नंबर 1 में दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है। दिया गया जैव गैस बनाने के लिए, लिखेंगे फ्रेंड्स जैव गैस बनाने के लिए जैव गैस बनाने के लिए सबसे पहले मिश्रण को सबसे पहले मिश्रण को
टंकी में गोबर, टंकी में गोबर तथा जल का एक गाढ़ा, तथा जल का एक गाढ़ा घोल, गाढ़ा घोल जिसे करदम कहते हैं, जिसे करदम कहते हैं, जिसे करदम कहते हैं, बनाया जाता है, बनाया जाता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट स्टूडेंट दिया गया है, जब तैयार हुई करदम को, जब तैयार हुई करदम को, जब तैयार हुई करदम को डाइजेस्टर में पहुंचाया जाता है, डाइजेस्टर में पहुंचाया जाता है, डाइजेस्टर में पहुंचाया जाता है, डाइजेस्टर में पहुंचाया जाता है। यह चारों ओर से बंद एक, यह चारों ओर से बंद एक ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन रहित कक्ष होता है, कक्ष होता है, ऑक्सीजन रहित कक्ष होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका फाइनल पॉइंट। अपघटन की प्रक्रिया पूरी होने पर, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, अपघटन की, अपघटन की प्रक्रिया पूरी होने पर, अपघटन की प्रक्रिया पूरी होने पर, प्रक्रिया पूरी होने पर मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें, जैसी गैसें उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न होती हैं, जिन्हें पाइप के द्वारा, जिन्हें पाइप के द्वारा, जिन्हें पाइप के द्वारा टंकी से बाहर निकाल लिया जाता है, टंकी से बाहर निकाल लिया जाता है, टंकी से बाहर निकाल लिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से बायोमास या बायोगैस का निर्माण होता है। तो दोस्तों अब आइए चलते हैं अपनी दूसरी डेफिनेशन के पास में। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगली जो परिभाषा है,
उसमें दोस्तों देख लेते हैं पवन ऊर्जा। तो देख लेते हैं दोस्तों पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा किस तरीके से कार्य करती है, आइए पवन ऊर्जा में पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्या दिया गया है पवन ऊर्जा में, तो लिखेंगे दोस्तों पवनों के प्रभाव से, पवनों के प्रभाव से उपस्थित गति ऊर्जा, गति ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाती है। पवन ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाती है। इसकी सहायता से, इसकी सहायता से, इसकी सहायता से इसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा, इसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा, इसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, उत्पन्न की जा सकती है। इसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, जिसका उपयोग, जिसका उपयोग, जिसका उपयोग अनेक कार्यों में, जिसका उपयोग अनेक कार्यों में, अनेक कार्यों में किया जाता है, अनेक कार्यों में किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से पवन ऊर्जा होती है। पवन ऊर्जा किस तरीके से प्राप्त होती है दोस्तों, अब आइए देख लेते हैं पवन ऊर्जा के लाभ क्या क्या होते हैं इसके। तो देख लेते हैं दोस्तों पवन ऊर्जा के लाभ क्या क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, हम लोग इससे लाभ किस तरीके से प्राप्त करते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पहला इसका जो पॉइंट है लाभ का, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा एक नवीनकरणीय, एक नवीनकरणीय, नवीनकरणीय ऊर्जा का, ऊर्जा का, नवीनकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरणीय स्रोत है, पर्यावरणीय स्रोत है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या है इसका। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं पवन ऊर्जा का दोस्तों। तो दूसरा पॉइंट दिया गया है, इसके द्वारा, इसके द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए, इसके द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए, इसके द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए बार बार धन खर्च करने की, बार बार धन खर्च करने की, खर्च करने की आवश्यकता, आवश्यकता नहीं पड़ती है, आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला पॉइंट क्या है। तो दोस्तों अगला पॉइंट दिया गया है, पवन ऊर्जा विद्युत संयंत्र को क्या करती है दोस्तों, पवन ऊर्जा विद्युत संयंत्र को, पवन ऊर्जा विद्युत संयंत्र को
विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत उत्पादन के लिए किसी प्रकार के किसी प्रकार के किसी प्रकार के ईंधन की आवश्यकता ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देख लिया पवन ऊर्जा क्या होती है और उसके लाभ क्या क्या होते हैं। अब आइए दोस्तों चलते हैं अगला टॉपिक। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगली डेफिनेशन है ऊर्जा के उत्तम स्रोत। तो डालेंगे हेडिंग दोस्तों ऊर्जा के उत्तम स्रोत। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं ऊर्जा के उत्तम स्रोत कौन कौन से होते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों ऊर्जा का कोई स्रोत उत्तम स्रोत तब कहलाता है जब लिखेंगे दोस्तों ऊर्जा का कोई स्रोत एक उत्तम स्रोत तब कहलाता है जब। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन होती हैं कब उसे हम लोग कहेंगे कि यह ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। तो दोस्तों देख लेते हैं उसकी कंडीशन नंबर 1 क्या है। तो दोस्तों कंडीशन नंबर 1 है इसके प्रति एकांक आयतन यदि इसके प्रति एकांक आयतन या प्रति एकांक द्रव्यमान से या प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक मात्रा में कार्य संपन्न करना संभव हो। कार्य संपन्न करना दोस्तों कैसा हो संभव हो दोस्तों वह क्या कहलाएगा ऊर्जा का उत्तम स्रोत कहलाएगा। अब आइए देख लेते हैं इसका दूसरी इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए जब हम उसे बोलेंगे कि यह एक ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे इसको सुगमता से उपलब्ध किया जा सके इसको सुगमता से उपलब्ध किया जा सके तथा इसका परिवहन सुगम हो। दोस्तों प्राप्त करने का जो परिवहन है या नीचे से स्थान से हम लोग प्राप्त करते हैं वो कैसा हो सुगमता भरा हो उस पथ पर कोई कठिनाई ना हो। तो दोस्तों वो क्या कहलाता है सुगम कहलाता है। अब आइए देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है ऊर्जा के उत्तम स्रोत के इसका भंडार और उपयोग सरल होना चाहिए। इसका
भंडार और उपयोग सरल हो। दोस्तों इसका भंडार और उपयोग कैसा हो? एकदम से इजी हो, आसान हो, सरल हो। अगला देख लेते हैं दोस्तों। चौथा पॉइंट देख लेते हैं। जो नियत दर से लंबे समय तक ऊर्जा उपलब्ध लंबे समय तक ऊर्जा की उपलब्धता को निरंतर सुचारू रूप से चला सके। ऐसे ऊर्जा के स्रोत को स्रोतों को ऊर्जा के उत्तम स्रोत कहते हैं। ऊर्जा के उत्तम स्रोत कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया कि ऊर्जा के उत्तम स्रोत क्या होते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं उत्तम ईंधन क्या होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगली डेफिनेशन क्या है, वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अगली परिभाषा क्या है। दोस्तों अगली परिभाषा है उत्तम ईंधन। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे उत्तम ईंधन। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं उत्तम ईंधन कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो दोस्तों लिखेंगे वह ईंधन उत्तम ईंधन कहलाता है। वह ईंधन उत्तम ईंधन कहलाता है वह ईंधन उत्तम ईंधन कहलाता है जो जलने पर प्रति अलग द्रव्यमान या प्रति एकांक आयतन से अधिक ऊष्मा उत्पन्न कर सके। और जलाने पर न्यूनतम धुआं उत्पन्न करे और आसानी से उपलब्ध हो जाए
ऐसे ईंधन ऐसे ईंधन उत्तम ईंधन कहलाते हैं। ऐसे ईंधन उत्तम ईंधन कहलाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि उत्तम ईंधन किन्हें कहते हैं और उत्तम ईंधन के क्या क्या प्रकार होते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं उत्तम ईंधन के बाद जो जीवाश्मी ईंधन होते हैं वो किस तरीके से कार्य करते हैं। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे जीवाश्मी ईंधन। तो भाई दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं जीवाश्मी ईंधन। तो दोस्तों लिखेंगे यहाँ पर जीवाश्मी ईंधन अब आइए दोस्तों देख लेते हैं जीवाश्मी ईंधन में क्या है। लिखेंगे दोस्तों जीवाश्म ईंधन ऊर्जा की। दोस्तों ये जीवाश्म किन्हें बोलते हैं, जैसे पेट्रोल प्राप्त होता है, डीजल निकलता है, इन्हें जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। तो जीवाश्मी ईंधन में क्या है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीनकरणीय स्रोत होते हैं। दोस्तों ये कैसे स्रोत होते हैं, अनवीनकरणीय स्रोत होते हैं। जीवाश्मी ईंधन दोस्तों क्या है, ऊर्जा के अनवीनकरणीय स्रोत होते हैं जिन्हें बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसे दोस्तों क्या है, करोड़ों वर्ष के बाद में क्या है, पेट्रोल प्राप्त होता है, डीजल प्राप्त होता है। इन्हें बनने में दोस्तों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि भौगोलिक उथल पुथल के फलस्वरूप जब वनस्पतियां, जीव जंतु, जब पृथ्वी का भौगोलिक उथल पुथल हुआ तो वो नीचे दब गए, और वही दोस्तों क्या है, जीवाश्म में परिवर्तित होकर जीवाश्म ईंधन यानी कच्चा तेल प्राप्त हो जाता है। तो उसी से दोस्तों यदि कभी आ जाए कि लिक्विड गोल्ड किसे कहते हैं, तो दोस्तों पेट्रोल को ही हम क्या बोलते हैं, लिक्विड गोल्ड के नाम से जानते हैं। यानी पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं दोस्तों, लिक्विड गोल्ड बोलते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, जिन्हें बनने में क्या है, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, और इनके सीमित भंडार ही बचे हैं। और इनके सीमित भंडार ही बचे हैं। इनके सीमित भंडार ही बचे हैं। अतः इन्हें सुरक्षित करना अतः इन्हें सुरक्षित करना अतः इन्हें सुरक्षित करना एवं इनका विवेकपूर्ण ढंग से एवं इनका विवेकपूर्ण ढंग से विवेकपूर्ण ढंग से एवं इनका विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना अति आवश्यक है। अति आवश्यक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आया है विवेकपूर्ण। दोस्तों विवेकपूर्ण क्या होता है, जब हमें इन सब ईंधनों का प्रयोग करना है, जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, तो दोस्तों क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाहनों को, यदि कहीं पर जैसे रेलवे ट्रैक है, रेलवे क्रॉसिंग है, तो वहाँ पर जैसे ही फाटक बंद मिले तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार गाड़ियों को स्टार्ट छोड़ देते हैं, तो हमें उन्हें बंद कर देना चाहिए। और दोस्तों समय समय पर गाड़ियों की सर्विस कराते रहना चाहिए, प्रदूषण कराते रहना चाहिए, चेक कराते रहना चाहिए, जिससे गाड़ियों में इन तरह के जो डीजल हैं वो इनकी कम खपत हो, और हम इनको सीमित भंडार जो हैं उन्हें हम लोग आसानी से उपयोग में लेते रहें। ये दोस्तों इसी तरीके से इनकी बर्बादी होती रही तो एक दिन ये सारे भंडार समाप्त हो जाएंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, अन्यथा विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए, करना आवश्यक है। अन्यथा
अन्यथा इनके भंडार समाप्त हो जाएंगे। अन्यथा इनके भंडार दोस्तों क्या है, समाप्त हो जाएंगे। इनके सामान्य उदाहरण तो दोस्तों इनके सामान्य उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे पेट्रोल हुआ दोस्तों, डीजल हुआ, एलपीजी हुई। कौन सी दोस्तों? एलपीजी। उसके बाद दोस्तों एलपीजी गैस आदि। अब दोस्तों देख लेते हैं जीवाश्म ईंधन को जलाने में जलाने से न केवल वायु प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि मुक्त होने वाली कार्बन नाइट्रोजन तथा सल्फर सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्या है, जीवाश्मी ईंधन है। तो जो ये सल्फर के क्या होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, जो कार्य क्या करते हैं दोस्तों, जो अम्लीय वर्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अम्लीय वर्षा इनके द्वारा होती है दोस्तों। जो अम्लीय वर्षा कर जल तथा मृदा को मृदा मीन्स दोस्तों मिट्टी, मृदा को प्रदूषित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। जल तथा मृदा को दोस्तों क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है। ग्रीन हाउस दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है।
दहन प्रक्रिया की दक्षता में दहन प्रक्रिया की दक्षता में दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके इन ईंधनों के दहन से होने वाले इन ईंधनों के दहन से होने वाले प्रदूषण को कुछ सीमा तक कम किया जा सकता है। कुछ सीमा तक कम किया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया जीवाश्मी ईंधन क्या होते हैं, यानी उत्तम ईंधन क्या होते हैं और जीवाश्मी ईंधन क्या होते हैं। दोस्तों जीवाश्मी ईंधन हम लोगों ने समझ लिया कौन कौन से होते हैं। पेट्रोल होता है, डीजल होता है, एलपीजी गैस, केरोसिन, ये दोस्तों कोयला, ये दोस्तों जिस तरीके से है ये सब कैसे ईंधन है, ये सब जीवाश्मी ईंधन है। तो दोस्तों अब आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसका लास्ट वीडियो होगा और 3 लेक्चर में ही ये वीडियो ऊर्जा के स्रोत दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। दोस्तों यदि आप लोगों को अच्छे से समझ में आई हो, नोट अच्छे लग रहे हो दोस्तों, अच्छे से फिजिक्स समझ में आ रही हो, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।